हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। और इसी नेट जेआरएफ एग्जाम राजनीति विज्ञान का सॉल्व पेपर है ये है दिसंबर 2020 और जून 2020 का जो एक साथ पेपर हुआ था वो पेपर है। और सॉल्व पेपर 2020 का 21 का दोनों का है, यानी 21 में जो एग्जाम हुआ था उसका समझ लीजिए, उसी का है ये 21 का। और आशा करती हूँ कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगी और हेल्पफुल होगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं। तो उनके लिए बहुत कुछ समझने को मिलेगा कि कैसे क्वेश्चन आना शुरू हुए हैं, क्योंकि पहले के क्वेश्चन में आपके क्वेश्चन में काफी अंतर है। और सॉल्व पेपर कुछ लोगों ने स्टूडेंट्स ने कहा था कराने के लिए, तो सॉल्व पेपर जरूर करिए, क्योंकि आपके काफी क्वेश्चन तो पुराने ही आ जाते हैं कुछ क्वेश्चन, और या तो उसी से संबंधित मिलते जुलते से आ जाते हैं, और क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। और उसके साथ साथ सॉल्व पेपर करने से आपकी एक्सरसाइज अच्छी हो जाती है। ठीक है, तो बहुत सारी फायदा आपको मिलेगा इससे करने से, तो जरूर करें। और आशा करती हूँ वीडियो पसंद आएगी, लाइक शेयर जरूर करेंगे, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेंगे, और साथ साथ और भी जो वीडियो अपलोड हो रही है सब जरूर देखें। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और 50 क्वेश्चन इसमें कराऊंगी, क्योंकि 100 क्वेश्चन है तो 100 क्वेश्चन बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो 50 क्वेश्चन की दो वीडियो अपलोड होगी। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संविधानवाद की विशेषता नहीं है? संस्कृति आधारित अवधारणा, गतिशील अवधारणा, पार्टी आधारित अवधारणा, मूल्य आधारित अवधारणा। क्या पूछा है? संविधानवाद की कौन सी जो है वो विशेषता नहीं है? राइट ऑप्शन हो जाएगा पार्टी आधारित अवधारणा। देखिए, पार्टी आधारित अवधारणा संविधानवाद की विशेषता नहीं है। संविधानवाद विचारों, दृष्टिकोणों और व्यवहार की व्यवस्था है, और जो इस सिद्धांत का वर्णन करता है, और सरकार को मौलिक कानूनों से अधिकार प्राप्त होता है और उससे सीमित होता है। तो पार्टी आधारित अवधारणा संविधानवाद की विशेषता नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है, बजट एक दस्तावेज है जिसमें सार्वजनिक राजस्व और व्यय की प्रारंभिक स्वीकृति योजना होती है। यह परिभाषा किसने दी है? लेवराय ब्यूलिको, रेनो स्टार्म, रॉबर्ट वालपोल, बिलोगवी बिलोवी। ठीक है, और राइट ऑप्शन इसका बी है। ठीक है, देखिए रेनो स्टार्म के अनुसार बजट एक दस्तावेज है और सरकारी राजस्व और व्यय की आरंभिक अनुदान योजना रहती है। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में अभी भी चुनावी राजनीति का अभिलक्षण नहीं है? गठबंधन निर्माण, मतदाताओं के चुनावी पसंद के प्रसार में वृद्धि, बहुदलीय प्रथा। डी है कांग्रेस के प्रभुत्वशाली व्यवस्था का स्थिरीकरण। थर्ड क्वेश्चन का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि अभिलक्षण नहीं है। कांग्रेस के प्रभुत्व की विकास प्रणाली के स्थिरीकरण भारत में चुनावी राजनीतिक विशेषता नहीं है, और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में जब चुनाव होते हैं तब यह पृष्ठभूमि उन कानूनों, प्रमुखों, भागीदारों और मुद्दों पर गौर करती है जिनमें आर्थिक सुधार, जाति और धर्म शामिल रहते हैं, जिन्होंने भारत की राजनीति को ढाला है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थक नहीं है? ठीक है, बहुत बार हमने पढ़ा है और वीडियो सब अपलोड होती रहती हैं, तो जरूर क्वेश्चन जरूर देखा करें। सकारात्मक अवधारणा स्वतंत्रता, टीएच ग्रीन, जॉन लॉक, हेलार्ड लास्की, जेरेमी बेंथम। ठीक है, राइट ऑप्शन ये हो जाएगा टीएच ग्रीन जो है सकारात्मक जो है स्वतंत्रता का ये समर्थक नहीं है। ठीक है, और सकारात्मक स्वतंत्रता अपने कार्यों पर बाहरी नियंत्रण से मुक्त, व्यापक समाज के संदर्भ में अपनी स्वतंत्र इच्छा पर कार्य करने की शक्ति है और संसाधनों का अधिकार होती है। जबकि नकारात्मक जो स्वतंत्रता होती है, ठीक है, नकारात्मक स्वतंत्रता किसी व्यक्ति के कार्य करने की क्षमता पर लगाम लगाती है। ठीक है, और ए और बी दोनों हो जाएगा, जॉन लॉक और ए टीएच ग्रीन। ठीक है, राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ए और बी। चलिए, मैक ग्रेगर ने अपनी प्रतिष्ठित मूल पाठ द ह्यूमन साइड ऑफ इंटरप्राइज में अपनी बौद्धिक प्रसिद्ध सैद्धांतिक मान्यताएं प्रदान की। निम्नलिखित में से कौन सी मान्यता सही है? ये है, आम मानव जिसकी अपेक्षाकृत कम महत्वाकांक्षा है, निर्देशित होना पसंद करता है और उत्तरदायी से दूर रहना चाहता है, सुरक्षा मुख्य चिंता बनी रहती है, तो ऐसा नहीं है फिलहाल। आम मानव समुचित स्थितियों में दायित्व न केवल स्वीकार करता है बल्कि उसे प्राप्त करना भी सीखता है। और सी है, आम मानव का कार्य करने के प्रति न केवल स्वाभाविक विरोध रहता है बल्कि वह उस कार्य से दूर रहने में समर्थ हो तो दूर भी रहता चाहेगा। तो ये भी नहीं है, मुझे लग रहा है ये भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये सही मान्यता पूछा है इसमें,
और सही मान्यता उत्कृष्ट प्रबंधन की एक सही विज्ञान है। ठीक है, और ये 5th क्वेश्चन है और इसमें आंसर इसका नहीं दिया है जो सॉल्व पेपर है, लेकिन मुझे लग रहा है कि इसमें ठीक है जो है बी सही होना चाहिए और डी सही होना चाहिए। ठीक है, और बी और डी इसमें कोई ऑप्शन ऐसा नहीं है, ए डी और ए बी सी और सी और डी। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन में कि कौन सा बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, देखिए आम मानव जिसकी अपेक्षाकृत कम महत्वाकांक्षा है, तो आम मानव की महत्वाकांक्षा तो बहुत होती है, निर्देशित होना पसंद करता है, उत्तरदायी से दूर रहना चाहता है, तो ऐसा भी नहीं है। ठीक है, और बी सही हो सकता है ए और ठीक है, और इसके अलावा उत्कृष्ट प्रबंधन एक सही विज्ञान है, डी भी सही हो सकता है। ठीक है, और इसमें ए बी है, ए डी है, ए बी सी है, सी और डी है, तो इसमें कंफ्यूजन लग रहा है मुझे, फिलहाल मैं बहुत ज्यादा श्योर नहीं हूँ। ठीक है, और देखती हूँ अगर मिलता है तो फिर मैं बताती हूँ। 6 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस निर्भरता के सिद्धांतकार ने अर्धपरिधि की संकल्पना को जोड़ा है? आंद्रे गुंडर, फ्रैंक, हेनरिक फेनेडो कोर्डोसे, एमुनुएल वालरस्टेन, राउल प्रबिस। और 6 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है, इमैनुअल वाल स्टेन। ठीक है, नेक्स्ट है, क्रांतिकारी हिंसा न केवल भेदक होती है बल्कि उपनिवेशी प्रजा को स्वयं के पुनर्निर्माण का अवसर भी प्रदान करती है, यह किसका कथन है? फ्रेंड्स फैन, हन्ना आरेंट, हॉब्स, मैकियावेली। और राइट ऑप्शन ए है फ्रेंड्स फैनन। फ्रेंड्स फैनन ने कहा है कि क्रांतिकारी हिंसा न केवल भावनाओं को शांत करती बल्कि वह औपनिवेशिक लोगों को फिर से अपने आप को नए रूप में लाने का अवसर देती है। 8 क्वेश्चन है, जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति का कार्यभार संभाल सकता है? जब राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है 5 वर्ष, 1 वर्ष, 6 महीने, 2 वर्ष। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, 6 महीने तक संभाल सकता है। देखिए, राष्ट्रपति के कार्यकाल में उसकी मृत्यु, इस्तीफा या हटाए जाने या किसी कोई भी कारण से जो है रिक्ति को भरने के लिए चुनाव जितनी जल्दी हो सके कराए जाने होते हैं, लेकिन एक सीमा होती है जो कि 6 महीने के अंदर होना चाहिए। ठीक है, 6 महीने के अंदर, और अनुच्छेद 56 के प्रावधानों के अनुसार, 56 के प्रावधानों के अनुसार रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति को अपना पदभार ग्रहण करने की तारीख से पूरे 5 साल तक पद पर जैसा कि बने रहने का अधिकार होता है। और अनुच्छेद 65 के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने या उस पद पर आकस्मिक रिक्ति के दौरान या राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे, तो 6 महीने के अंदर जो है वो संभाल सकते हैं। 1989 में विश्व ने निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के संदर्भ में शासन की संकल्पना की थी? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सब सहारन अफ्रीका, यूनाइटेड किंगडम। और 9 क्वेश्चन का ठीक है जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, सब सहारन अफ्रीका। नेक्स्ट है, तुलनात्मक लोक प्रशासन का जनक किसे कहा जाता है? चेस्टर बर्नार्ड, एडवर्ड विडनर, फ्रेरल हेडी, फ्रेड रिंग्स। और 10 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी हो जाएगा, फ्रेड रिंग्स। फ्रेड रिंग्स को तुलनात्मक लोक प्रशासन के जनक के रूप में जाना जाता है इन्हें। और 1962 में फ्रेड रिंग्स से लोक प्रशासन के तुलनात्मक अध्ययन ने रुझान शीर्षक से लेख लिखा था और उन्हें तुलनात्मक लोक प्रशासन विशेष रूप से रिंगेस मॉडल में उनके कार्यों के लिए जाना जाता है। और तुलनात्मक प्रशासन में संगठन जैसा कि नौकरशाही, कर्मियों, सार्वजनिक कर्मचारी जो प्रशासनिक अभिजात वर्ग आदि आते हैं, और राजनीतिक निर्णय लेने वालों के बीच संबंधों पर ध्यान केंद्रित वाली प्रशासनिक घटनाओं के अध्ययन पर बल दिया जाता है। ठीक है, अभी हमें पढ़ना भी है ये लोक प्रशासन वाला जो यूनिट है। अनुदारवाद के मूल विश्वास हैं परंपरा, पद सोपानकी और सत्ता, सामाजिक डार्विनवाद, सामाजिक उदारवाद। 11 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है, ए और बी, यानी परंपरा और पद सोपानिक सत्ता। ठीक है, ए और बी हो जाएगा। अनुदारवाद के मूल विश्वास है। देखिए, रूढ़िवाद एक सौंदर्य विषयक सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक दर्शन है जो पारंपरिक सामाजिक संस्थानों को बढ़ावा देने और संरक्षित करने का प्रयास करता है। रूढ़िवाद के मुख्य सिद्धांत संस्कृति और सभ्यता है,
और यथास्थिति में संबंध अलग अलग हो सकते हैं जिसमें वो देखा जाता है। और पश्चिमी जो संस्कृति है उसमें रूढ़िवादी लोग संगठित धर्म, संसदीय सरकार और संपत्ति के अधिकारों जैसे कई स्थानों को बचाकर रखना चाहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पुस्तकों को उनके प्रकाशन के कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। जेम्स सी चार्ल्डबर्थ की कंपेरेटरी पॉलिटिकल एनालिसिस, रॉबर्ट ए डहल की मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस, ए एफ वेटले की द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, डी है डेविड ईस्टन की ए सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ। ठीक है, और हमने बुकों के नाम पढ़े भी हैं ये वाला। ठीक है, और 12 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, सी, फिर ए, बी, फिर ए, फिर डी, इस तरीके से इनका क्रम व्यवस्थित है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन 13 क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश नौकरशाही के कानों में अपील करने से या गला फाड़ने से हमें कुछ नहीं मिलेगा, यह किसने कहा था? बी आर अम्बेडकर, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस। 13 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि भारत में ब्रिटिश नौकरशाही के आगे अपील करने या चिल्लाने से हमें कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। और नेक्स्ट है 14 क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड में सुमेलित कीजिए। ठीक है, और 14 क्वेश्चन है सूची फर्स्ट और सेकंड, साल्ट साल्ट स्टार्ट वन INFRD, और इधर सन दिया हुआ है तो यहाँ पे हम मिलान करेंगे। ठीक है, ए का 4 हो जाएगा 72 1972, सेकंड का हो जाएगा थर्ड 1979, स्टार्ट ये हो जाएगा 1990, और INFRD हो जाएगा 1987। इस तरीके से मिलान हो जाएगा। राइट ऑप्शन जो यहाँ पे आएगा ए का 4, बी का थर्ड, सी का सेकंड और डी का 1, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा राजा राम मोहन राय के बारे में सही नहीं है? वे उपनिषदों से प्रभावित थे, वे युक्तिवादी थे और एकेश्वरवाद के समर्थक थे, वे नास्तिक थे, वे ईसाईवाद द्वारा समर्थित त्रयात्मक ईश्वरवाद के सिद्धांत के आलोचक थे। ठीक है, और इसमें नीचे दिए गए जो सबसे उपयुक्त विकल्प है उसका हमें चयन करना है। और ठीक है, और ठीक है, यहाँ पे देखते हैं विकल्प। और हीगल ने सिविल सोसाइटी की अवधारणा को अस्वीकार कर दिया, और हीगल का विश्वास युद्ध में नहीं है। ठीक है, हमारा 15 क्वेश्चन था। 15, एक मिनट में चेक कर लेती हूँ। ठीक है, 15 क्वेश्चन, और फिफ्टीन क्वेश्चन है, और 15 क्वेश्चन में जो राइट ऑप्शन है बी है कि वे युक्तिवादी थे और एकेश्वरवाद के वो समर्थक थे। ठीक है, नीचे दिए हुए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त जो है उत्तर चुने। ये 16 और 17 क्वेश्चन कहाँ गायब हो गया? चलिए 15 क्वेश्चन है, चलिए 16 और 17 छोड़ देते हैं, फिर 18, 16, 17, 18, 3 क्वेश्चन कहीं मिस हो गए। ये कर लेते हैं 19 क्वेश्चन। ठीक है, भारत की नागरिकता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? भारत का एक नागरिक एक साथ अन्य देश का नागरिक हो सकता है। यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य देश की नागरिकता ले लेता है तो उसकी भारत की नागरिकता खत्म हो जाती है। सी है, नागरिकता संबंधी प्रावधान 26 नवंबर 1949 को लागू हुए। डी है, संसद के पास शक्ति है कि वह नागरिकता को ग्रहण करने और उसे करने से संबंधित प्रावधान बना सकता है। और राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा इसका 19 क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत का एक नागरिक एक साथ अन्य देश का नागरिक भी हो सकता है, क्योंकि ये पूछा कि सही नहीं है तो ये सही नहीं है। ठीक है, और बाकी सारी चीजें सही है।
नेक्स्ट है रेनसीस लिकर्ट ने संगठन के स्तर तथा नियंत्रण के स्वरूप के आधार पर प्रबंधन की पद्धतियों की पहचान की है। उन्हें दक्षता के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। हितकारी सत्तावादी, विमर्शकारी, नेतृत्व सहभागी, शोषण काल सत्तावादी। और 20 क्वेश्चन है और 20 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो आएगा डी, ए, बी, सी। राइट ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, देखिए लिकर्ट प्रबंधन प्रणाली विभिन्न प्रबंध शैलियों से संबंधित सिद्धांत है जिसे एक प्रबंधक एक संगठन के भीतर अपना सकता है। ठीक है, जो ये प्रणाली है। और जैसे कि शोषणकारी सत्तावादी, हितकारी सत्तावादी, विमर्शकारी, नेतृत्व सहभागी आदि आते हैं। नेक्स्ट है 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान किस संगठन के नेताओं को आमंत्रित किया गया था? आसियान, बिम्स्टेक, शार्क या सीओ? देखिए 2014 की बात पूछी है और पेपर ये है 2020 मतलब 21 में हुआ है। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा करंट पे भी आपको थोड़ा ध्यान देना है। जैसे अभी कर्नाटक चुनाव आदि हुआ है तो थोड़ा सा उसके बारे में भी एनालिसिस कर लें, क्या क्या चीजें, कितनी सीटें कांग्रेस को मिली हैं, क्या है। क्योंकि और ये सब चीजों से भी जुड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2-4 क्वेश्चन आपके आ जाते हैं करंट के से आधारित, पॉलिटिकल से संबंधित। ठीक है, तो इन सब चीजों को भी थोड़ा सा ध्यान दें। और 21 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन सी है, सार्क। 2014 में जब नरेंद्र मोदी शपथ समारोह ले रहे थे तो उसमें शार्क, दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संगठन जो कहते हैं, ठीक है, और नेताओं को आमंत्रित किया गया था सार्क के। नेक्स्ट है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेल करना है। फतवा जहांगीरी और थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट, इंडिया इंडिपेंडेंट, द फ्यूचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, चार्ल्स बेटलेहाइम, एम एन राय, जियाउद्दीन बर्नी, बी आर अम्बेडकर। क्योंकि आपके उसमें जियाउद्दीन बर्नी का भी है जो है यूनिट में, ये सिलेबस में यूजीसी नेट के, तो इसलिए पूछ लिया है, जबकि ये इतिहास से भी संबंधित क्वेश्चन है। और इसमें फतवा जहांगीरी बिल्कुल यहाँ पे आ जाएगा थर्ड पे, क्योंकि जियाउद्दीन बर्नी की है ये। और थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स, बी आर अम्बेडकर। ठीक है, ये हो जाएगा बी आर अम्बेडकर से, बी का। और सी है इंडिया इंडिपेंडेंस, ये हो जाएगा चार्ल्स बेटलहाइम। ऑप्शन इसका ए फर्स्ट हो जाएगा, और बच रहा है ये, तो ये हो जाएगा एम एन राय। ठीक है, सेकंड इंडियन पॉलिटिक्स। और यहाँ पे राइट जो ऑप्शन हो जाएगा 20, ठीक है, 22 क्वेश्चन का ये हो जाएगा सी। ठीक है, ये सी हो जाएगा ऑप्शन राइट। नेक्स्ट है प्रारंभिक उदारवाद को सीबी मैकफरसन ने किस प्रकार अभिलक्षित किया? परहितवादी, विकासात्मक, स्वतः उदारवाद, कल्याणवादी। सीबी मैकफरसन। और राइट ऑप्शन इसका सी है, देखिए स्वतंत्र उदारवाद। और स्वतंत्र उदारवाद प्रारंभिक उदारवाद था जिसकी विशेषता का वर्णन सीबी मैकफरसन ने किया था। और मैकफरसन का कहना है कि व्यक्तिवाद की धारणा के साथ सबसे बड़ी मुश्किल जो है वो है कि जिस प्रारंभिक उदारवाद को रेखांकित करती हुआ उसके स्वामित्व पूर्ण गुणवत्ता में निहित होता है। ठीक है, और राइट ऑप्शन ऑप्शन ये है सी। नेक्स्ट है शिकागो विचारधारा के अर्थशास्त्रियों में से प्रमुख कौन है? एडम स्मिथ, कार्ल मेंगर, फ्रेडरिक हाइक, मिल्टन फ्राइडमैन। और 24 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, मिल्टन फ्राइडमैन। 25 क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट और सेकंड मिलाना है। लॉर्ड ब्राइस, ग्राहम वालिस, ग्रेवियल आमंड, चार्ल्स ई मेरियम। और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स से ये डेवलपमेंट ऑफ अप्रोच, न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स, मॉडर्न डेमोक्रेसीज, ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स। और 25 क्वेश्चन है ग्राहम लॉर्ड ब्राइस की हो जाएगी न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स। ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, लॉर्ड ब्राइस की है ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स, इनकी ह्यूमन नेचर यानी यहाँ पे फोर्थ हो जाएगा। ग्रेवियल
ग्रेवियल अमेंड की हो जाएगी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स ए डेवलपमेंट अप्रोच, अब ये हो जाएगा। और चार्ल्स ई मेरियम, ऑप्शन डी जो है इसका हो जाएगा मॉडर्न डेमोक्रेसी। ठीक, तो यहाँ पे 25 का जो मिलान करेंगे हम, तो राइट ऑप्शन जो बैठेगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट, डी का सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट है 2020 में भारत ने यूएसए के साथ रक्षा सहयोग के किस समझौते पर हस्ताक्षर। देखिए बिल्कुल करंट का क्वेश्चन पूछा गया है 2020 का, 21 में एग्जाम हुआ था, 2020 का ये। बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट, कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मेमोरेंडम एग्रीमेंट, जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट, ठीक है, लॉजिस्टिक एक्सचेंज एंड मेमोरेंडम एग्रीमेंट। और 26 का राइट ऑप्शन ए है। ठीक है, बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट। ठीक है, तो भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने 27 अक्टूबर 2020 को, ठीक है, 27 अक्टूबर 2020, कितना करंट का क्वेश्चन पूछा है, को मूल विनियम और सहयोग समझौते बीसीसीए पर हस्ताक्षर किया था, बीईसीए, बीईसीए, इस पे हस्ताक्षर किया था और भारत को अमेरिकी भू स्थानिक जानकारी तथा वास्तविक समय तक पहुंचने में मदद करेगा, और जो स्वचालित प्रणालियों और मिसाइलों तथा सशस्त्र ड्रोन जैसे हथियारों की सटीकता को बढ़ाएगा। ये है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 27, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 24 अगस्त 2017 को के एस पुत्तुस्वामी रिटायर्ड बनाम भारतीय संघ मुद्दे में निर्णय दिया था। क्या निर्णय दिया था? निजता के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 21 के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के तात्विक भाग के रूप में संविधान के भाग 3 द्वारा दी गई आजादी में गारंटी के माध्यम से सुरक्षा प्राप्त है। केंद्र सरकार को भारतीय संविधान में संशोधन करके उसमें निजता का अधिकार जोड़ना चाहिए। सी है निजता के अधिकार को अनुच्छेद 14 कानून के समझ समानता जो है समता का अधिकार, अनुच्छेद 19 जो स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 21 है स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता सुरक्षा द्वारा सुरक्षा प्राप्त है। डी है निजता का अधिकार अनुच्छेद 25 धार्मिक आजादी का अधिकार और अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का जो संरक्षण है। तो राइट जो ऑप्शन है यहाँ पे, ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा बी। ठीक है, सिर्फ केवल ए। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 24 अगस्त 2017 को जस्टिस ए पुत्तुस्वामी, ठीक है, कब? 24 अगस्त, ठीक है, 2017 की बात की गई है। पुत्तुस्वामी सेवानिवृत्त बनाम भारत संघ केस के अपने आदेश में घोषित किया था कि निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के एक आंतरिक भाग के रूप में संरक्षित है। तो ये सही है बिल्कुल, ऑप्शन ए। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28 क्वेश्चन। 28 है निम्नलिखित अंतरराष्ट्रीय संधियों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर, वेस्टफालिया की संधि, वर्साई की संधि, यूट्रेज की संधियां। और राइट ऑप्शन बी है, व्यवस्थित किया जाएगा तो बी डी सी ए हो जाएगा, यानी पहले वेस्टफालिया की संधि, फिर है डी स्टेज की संधियां, सी है वारसाई की संधि, ए है संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर। ठीक है, एक बार सन भी देख लीजिएगा बुक में जरूर इसके। ठीक है, नेक्स्ट है किसने कहा कि लोक प्रशासन राजनीतिक रूप से निर्धारित लक्ष्यों की निष्पत्ति है? कोर्सन और हैरिस, टिस्मार्क और डिमॉक, एल डी वाइट, वुडरो विल्सन। और 29 का राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, डिमॉक और डिमॉक। डिमॉक और डिमॉक ने कहा कि लोक प्रशासन राजनीतिक रूप से निर्धारित उद्देश्यों की उपलब्धि है। ठीक है, नेक्स्ट है सूची फर्स्ट और सेकंड, बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट, इंडो यूएसए सिविल न्यूक्लियर डील, हाई टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन ग्रुप, नेक्स्ट स्टेप इन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। और इधर सन दिया हुआ है, और बेसिक एक्सचेंज एंड
कोऑपरेशन, ये 2020। इंडो यूएसए सिविल न्यूक्लियर डील, ये कब हुई? 2005। हाई टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन ग्रुप 2002, और ये हो जाएगा 2001। ठीक है, और 30 क्वेश्चन का मिलान करेंगे तो हो जाएगा सी। ठीक है, ऑप्शन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक पार्टियों का कार्य नहीं है? सरकार और वैकल्पिक सरकार बनाना, जनमत, जनता को राजनीतिक शिक्षा देना, न्यायपालिका पर नियंत्रण रखना। ठीक है, और राइट ऑप्शन हो जाएगा न्यायपालिका पर नियंत्रण रखना। देखिए, ये कार्य पार्टियों का कार्य नहीं हो सकता। ठीक है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है 32, निम्नलिखित मजदूर संघों लेबर यूनियन को उनके संगठन के वर्ष के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इंटेक अहमदाबाद श्रमिक संघ, अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन जो है, भारतीय मजदूर संघ, बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन, और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही क्या पूछा? अवरोही क्रम में पूछा है। ठीक है, और राइट ऑप्शन जो हो जाएगा उसका ऑप्शन सी, ए, बी, डी। ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत मार्क्स से संबंधित है? सर्वहारा वर्ग की तानाशाही, परिवार, निजी संपत्ति और राज्य का उद्भव, अलगाववाद का सिद्धांत, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। तो ये पूछा है कार्ल मार्क्स से संबंधित कौन सा नहीं है, और राइट जो ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, परिवार, निजी संपत्ति और राज्य का उद्भव। ये कार्ल मार्क्स से संबंधित नहीं है। ठीक है, देखिए ये जो है यहाँ पे सर्वहारा वर्ग की तानाशाही, ये कार्ल मार्क्स से संबंधित, अलगाववाद का सिद्धांत उसने दिया, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत दिया। ठीक है, हमने पढ़ भी लिया है कई बार, आपको याद भी हो गया होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका कथन है कि जीवन एक शक्ति के बाद दूसरी शक्ति पाते रहने की सतत एवं बेचैन इच्छा है जिसका अंत मृत्यु के साथ होता है? अरस्तू, मैकियावेली, रूसो, हॉब्स। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, मैकियावेली। 35 है, बी आर अम्बेडकर द्वारा लिखित निम्नलिखित पुस्तकों उनके और आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। गांधी एंड गांधीजी, द प्रॉब्लम ऑफ द इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन, द बुद्ध एंड हिज धम्म, द राइज एंड फॉल ऑफ हिंदू वुमेन। और 35 क्वेश्चन है, और अगर हम इसका आरोही क्रम में देखेंगे तो राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा 35 का बी है। बी है, फिर डी है, फिर यहाँ पे सी है, फिर ए है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन नौकरशाही को राज्य की चेतना मानते थे? ठीक है, हमने शायद ये भी क्वेश्चन किया हुआ है। यह है 36 क्वेश्चन, और राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, कार्ल मार्क्स। ठीक है, मार्क्स ने नौकरशाही को राज्य की चेतना के रूप में माना, और मार्क्स के अनुसार नौकरशाही नागरिक समाज का राज्य गठन है और यह राज्य की चेतना है। ठीक है, नीचे दो कथन दिए गए हैं अभिकथन के रूप में और कारण जैसे के रूप में, तो हम पढ़ते हैं अभिकथन। जिन परिस्थितियों में संघीय इकाइयों को एकजुट रखने के लिए केंद्र शक्ति के हस्तांतरण के लिए तैयार हुआ, उसके कारण भारत में एकजुट रखने वाले संघ का दृष्टांत है। कारण संगठन युग और केंद्र में कमजोर सरकारों के होने के साथ शक्ति विभाजन की असहमति के कारण राज्यों द्वारा स्वायत्तता की मांग की जाने लगी। उपरोक्त कथन में कौन से ये है सही है? 37 क्वेश्चन है। ठीक है, और 37 का राइट ऑप्शन सी है, ये और आर दोनों सत्य हैं और इसकी व्याख्या भी सही है। नेक्स्ट है, सूची फर्स्ट और सेकंड में मिलान करना है। मिलान के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, चाहे हिस्ट्री से दें चाहे किसी भी सब्जेक्ट से, मिलान के क्वेश्चन बहुत आते हैं, एजुकेशन से दें, तो इसलिए बहुत सारी चीजें बहुत अच्छी तरीके से लिख लिख के आपको याद करनी है बढ़िया से, जिससे कि आपको याद रहे। ठीक है, मिलाने के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं और गलतियां इसमें ज्यादा चांस जो है कंफ्यूजन होता है, और गलतियां क्योंकि कभी कभी होता है कि हमें दो आ रहा है, दो में हमें कंफ्यूजन हो रहा है, इसलिए बहुत प्रैक्टिस अच्छी तरीके से करें। देखिए, सूची फर्स्ट है, सूची सेकंड है, तो डिसीजन मेकिंग। ठीक है, डिसीजन मेकिंग हर्बर्ट सीमोन, यह है ऑप्शन
इसका ए का थर्ड हो जाएगा। इकोलॉजिकल अप्रोच, इसका फ्रेडरिंग्स हो जाएगा। न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस 1968। ठीक है, ये भी हमने पढ़ा हुआ। डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, डी एडवर्ड बेडनर, ये हो जाएगा सेकेंड। ठीक है, और सही मिलान जो हो जाएगा इसका इसका सी बैठेगा। 39 है निष्पादन बजट यह दर्शाता है कि कोई सरकारी इकाई अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों को किस सुगमता से प्राप्त कर सकती है। निम्नलिखित में से कौन निष्पादन बजट के केंद्रीय बिंदु है 39 क्वेश्चन का। और राइट ऑप्शन बी है, जो कार्य किया जाता है उसकी मात्रा का मापन होता है, यानी जो कार्य किया जाता है उसकी मात्रा का मापन होता है। लेकिन निष्पादन जो बजट है उसमें कई बातें शामिल होती हैं, और मुख्य बातें हैं कि इसके लिए निष्पादन के स्तरों को तय करना और सूचना, ठीक है, सूचना जुटाना जरूरी होता है, और किए गए कार्य जो है उसकी मात्रा को मापा जाता है। ठीक है, उसको मापा जाता है, और इससे इस पर प्रभाव पड़ता है कि भविष्य में किसी विभाग को कितना जो है पैसा मिलेगा। ठीक है, ये सारी चीजें। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन जो है यहाँ पे सी, अच्छा सी ये आएगा, यानी बी और सी आएगा इसमें। ठीक है, जो कार्य उसके मापन होता है, और ये सी उस कार्य की गुणवत्ता अथवा उसके परिणाम का मापन होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा बी और सी, और ऑप्शन सी राइट। हम एक प्रकार से इतिहास के अंश के साक्षी रहे हैं, यानी मानव जाति के वैचारिक विकास का अंतिम बिंदु और मानव शासन के अंतिम रूप में पश्चिमी उदार लोकतंत्र का सार्वभौमिकरण। यह विचार किसका है? ये मॉन्टियर, टायर, डेनियल बेल, फ्रांसिस फिकुआया, फिल्टन फ्रीडमैन। और 40 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन सी है, फ्रांसिस फुकुआया। फ्रांसिस यामा ने कहा था कि हम इतिहास के अंत को इस प्रकार देख रहे हैं, मानो वह मानव जाति के वैचारिक विकास का अंतिम बिंदु और मानव सरकार के अंतिम रूप के तौर पर पश्चिमी उदार लोकतंत्र का सार्वभौमिकरण है। ठीक, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्य स्थानीय शासन से संबंधित नहीं? सार्वजनिक व्यवस्था का अनुरक्षण, लोक स्वास्थ्य, लोकोपयोगी सेवाएं, स्वच्छता। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, सार्वजनिक व्यवस्था का अनुरक्षण। कानून व्यवस्था का रखरखाव स्थानीय सरकार की चिंता नहीं है। ठीक है, स्थानीय की चिंता ये सब चीजें नहीं है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सार्वजनिक व्यवस्था का अनुरक्षण, लोक स्वास्थ्य, लोकोपयोगी सेवाएं, स्वच्छता, ये सब संबंधित है स्थानीय शासन से। ठीक है, ये संबंधित तीनों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पहलू का बचाव जेएस मिल द्वारा किया गया है? महिलाओं के अधिकार का, बेंथम का समग्र उपयोगितावाद का, विवाहित महिला संपत्ति विधेयक, पितृसत्तात्मकता। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए और सी है इस पे राइट, महिलाओं के अधिकार की बात और विवाहित महिला संपत्ति विधेयक। देखिए, महिलाओं के अधिकार और बेंथम के उपयोगितावाद का बचाव जेएस मिल ने किया था, और जॉन स्टुअर्ट मिल एक ब्रिटिश दार्शनिक, राजनीतिक अर्थशास्त्री, सांसद और सिविल सेवक था, और पारंपरिक उदारवाद के इतिहास में सबसे प्रभावशाली विचारकों में से एक। मिल ने सामाजिक सिद्धांत, राजनीतिक सिद्धांत और राजनीतिक अर्थव्यवस्था में व्यापक योगदान दिया था। तो इसने किस पहलू का बचाव जेएस द्वारा किया जाता है? तो महिलाओं के अधिकार की बात और विवाहित महिला संपत्ति विधेयक। ठीक है, ये क्या जाता है, ए और सी। नेक्स्ट है, भारत और चीन के मध्य। ठीक है, एक मिनट में एक क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, ये भारत और चीन के मध्य की सीमा रेखा का नाम बताए। डूरंड रेखा, मैकमोहन रेखा, पाक स्ट्रेट, रेड क्लिफ। तो भारत और चीन के सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और मैकमोहन रेखा भारत द्वारा प्रसारित पूर्वी हिमालय से वास्तविक नियंत्रण रेखा का आधार है, और अरुणाचल प्रदेश उत्तरी सीमा पर है, और चीन अपना दावा करता है। ठीक है, और नेक्स्ट है, श्री अरविंदो राष्ट्रवाद को किस रूप में मानते हैं? आध्यात्मिक राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद की पाश्चात्य जनधारणा से भिन्न, अव्ययी के रूप में राष्ट्र, धार्मिक लालसा और नैतिक दृष्टिकोण के रूप में राष्ट्रवाद, भौगोलिक इकाई के रूप में राष्ट्र। 44 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, बी, सी। ठीक है, नेक्स्ट 45 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कथनों में से कौन एक सामाजिक सक्रिय समूह, सोशल एक्शन ग्रुप का अभिलक्षण नहीं? वे गैर स्वायत्त शासी समूह है जो सरकार के समर्थन पर आश्रित हैं, वे गैर संस्थानिक संगठन है,
वे गैर व्यवसायिक संरचनाएं परफॉर्मेंस हैं, वे पक्षपाती समूह है। और 45 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, वे गैर स्वायत्तशासी समूह जो सरकार के समर्थन पर आश्रित है। सक्रिय समूह सोशल एक्शन ग्रुप का लक्षण नहीं। 46 है, निम्नलिखित में से कौन सी मैरी वी फॉलेट के उन्नत विचार हैं? प्रक्रियात्मक फोरमैनी, रचनात्मक द्वंद्व, स्वकृति क्षेत्र, एकीकरण यानी इंटीग्रेशन। और 46 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ए और बी। देखिए अब जो क्वेश्चन आते हैं, कभी बहुत मुश्किल से कुछ क्वेश्चन आपको देखने को इसमें मिले होंगे कि जो कि वन लाइनर है। ठीक है, हमेशा इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, या बुक्स के मिलान के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, या फिर कथन और कारण वाले क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इसलिए आपको बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान पूर्वक चीजें पढ़नी है। ठीक है, वन लाइनर नहीं है कि तुक्का लगा दिया तो थोड़ा सही होने के चांसेस हो जाएंगे, तो इसलिए बिल्कुल भी तुक्का नहीं लगा सकते। तो इसलिए बहुत केयरफुल होके पढ़िए, अगले महीने एग्जाम है अगर। 47 क्वेश्चन है, भारतीय विदेश नीति में इंदिरा सिद्धांत किससे संबंधित है? ठीक है, और ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है, इसका उद्देश्य भारत को वैश्विक शक्ति बनाना है, यह पड़ोसी देशों के साथ सहयोग विकसित करने की नीति है। इसमें भारत की सुविधा सुरक्षा दक्षिण एशिया के समकक्ष प्रदर्शित की गई। दक्षिण एशियाई क्षेत्र में किसी भी हस्तक्षेप को भारत की सुरक्षा में एक खतरा समझा गया। और राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन डी है, सी और डी। ठीक है, ये यानी इसमें भारत की सुरक्षा दक्षिण एशिया के समकक्ष प्रदर्शित की गई और दक्षिण एशियाई क्षेत्र में किसी भी हस्तक्षेप को भारत सुरक्षा के खतरा समझा गया। नेक्स्ट है 48 क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय नीतियों में शासनकाल सिद्धांत रिजिम थ्योरी के संबंध में निम्न में से कौन सा है? यह राजक अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में नियम शामिल व्यवहार की विद्यमानता के लिए प्रयास है। सामूहिक सुरक्षा प्रणाली को प्रतिस्थापित करने के लिए है। सी है, प्रमुख शक्तियां इस प्रणाली के माध्यम से द्वंद्वों का समाधान करती हैं। और डी है, उन्हें सिद्धांतों, मानकों, नियमों और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं द्वारा परिभाषित किया गया है। ठीक है, और केवल ए और डी शासन सिद्धांत अंतरराष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत एक ऐसा सिद्धांत, यानी ए और डी है जो परंपरा से सामने है, जिसके अनुसार अंतरराष्ट्रीय संस्थान या शासन या देशों के अन्य अंतरराष्ट्रीय पक्षों के व्यवहार को प्रभावित करते हैं। यानी यह राज्य के अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में नियम व्यवहार शामिल विद्यमानता के लिए प्रयास है और मानकों, नियमों, सिद्धांतों, निर्णय लेने की परंपराओं को परिभाषित किया गया है। तो राइट ऑप्शन जो इसका हो जाएगा ए और डी, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। 49 है, सूची फर्स्ट सेकंड को सुमेल करना है। इंश्योरेंस, ठीक है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी 1988 एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, फिस्कल, ठीक है, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, इनका सन दिया हुआ है। और 49 क्वेश्चन है। ठीक है, 49 क्वेश्चन है और इसमें एक और है जो है प्रोविजन ऑफ करप्शन अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ। ठीक है, देखिए बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम जो है 1999, ठीक है, इंश्योरेंस वाला जो। और उसके बाद है भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, ये हुआ कब? 1934 में। ठीक है, नीचे वो जो है उसमें जाएगा ये। और सी जो है, ठीक है, राजकोषीय एक और, ठीक है, राजकोषीय बजट प्रबंधन, बजट वाला जो है सी का, ये हो जाएगा 2003। ठीक है, बी का हो जाएगा कौन सा? ए हो जाएगा बी का 4। और जो डी है, ठीक है, जो डी है इसमें भ्रष्टाचार निवारण, करप्शन का जो है, ठीक है, करप्शन का आ जाएगा 1988। ठीक है, डी का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ए इसमें जाएगा, डी का 1 हो जाएगा। तो ठीक है, मिलान कर लीजिएगा एक बार फिर से। और मिलान करेंगे तो इसमें आएगा ऑप्शन सी, यानी ए का 3rd, बी का 4th, सी का 2nd और डी का 1 आ जाएगा। नेक्स्ट है आत्मनिर्भर भारत अभियान। देखिए करंट का क्वेश्चन पूछा है बिल्कुल।
2 क्वेश्चन आपको करंट के बिल्कुल मिल रहे हैं 20 के। आत्मनिर्भर भारत अभियान निम्नलिखित में से किस तिथि को प्रारंभ किया गया था? तो जैसा कि आपने बहुत सुना होगा, याद भी होगा, कोरोना काल की बातें हैं ये सब, जब देश बहुत बुरे दौर से उस समय गुजर रहा था और कितने लोग इस दुनिया से चले गए उसमें कोरोना काल में। बहुत लोगों ने अपनों को खोया, बहुत दर्दनाक मतलब ये रहा साल। और देखिए आत्मनिर्भर भारत अभियान 12 मई 2020 को शुरू किया गया था। ऑप्शन बी, क्योंकि बहुत तेजी के साथ उसमें कोरोना चल रहा था। और आत्मनिर्भर जो नई एक तरीके से नई भारत की दृष्टि है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन हो जाएगा बी। और क्वेश्चन आप देख लीजिए अच्छी तरीके से, और पसंद आते हैं तो फिर मैं धीरे धीरे सारे प्रैक्टिस सेट सोच रही हूँ, डेली एक प्रैक्टिस सेट भी कराऊं, डेली सॉल्व पेपर भी कराऊं, बाकी जो वीडियो चल रही है वो भी कराऊं। लेकिन जितना टाइम मिल सकता है उतना कराने की पूरी कोशिश कर रही हूँ मैं अपनी तरफ से। और बस आपको मेरा साथ देना है, और आप वीडियो देखते रहें, लाइक शेयर कमेंट करते रहें तो मुझे थोड़ा सा मनोबल मिलेगा। और उत्साहवर्धन बहुत जरूरी है किसी भी कार्य के लिए। ठीक है, और जरूर चाहती हूँ कि थोड़ा सा बस इतना सहयोग रहे आपका, और फिर तैयारी करते हैं। चलिए, फिर 50 क्वेश्चन बच रहे हैं, 40 मिनट की वीडियो हो चुकी है, तो नेक्स्ट वीडियो में कराती हूँ फिर मैं इसे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।